लेकिन अवनी को इन बातों में उलझने का ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे ही वो अपनी सीट पर आकर बैठी, तुरंत ही उसके मोबाइल पर कावेरी अक्का का फोन आ गया। उनका कॉल देखकर वो काफी तेज घबरा गई, क्योंकि अक्का कभी भी बिना किसी वजह से उसे कॉल नहीं करती थी। इसीलिए अपनी आवाज को ठीक करते हुए वो उनसे बात करने लगी। हाँ अक्का, बोलिए, क्या बात है? रोहन की तबीयत तो ठीक है ना? मैं क्या बोलूं अवनी, अब तू ही इस रोहन को समझा। वैसे तो इसकी तबीयत ठीक है, पर ये मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बस एक ही जिद लेकर बैठा है कि पार्क जाना है। पर इससे पहले कि अवनी अक्का से कुछ भी कह पाती, रोहन ने उनसे फोन छीनकर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। नो मम्मा, आज किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे पार्क जाना है तो बस जाना है। कितने दिन हो गए हैं मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किए हुए। यूं तो रोहन कभी किसी बात के लिए जिद नहीं करता था, पर अगर एक बार वो कुछ ठान ले तो फिर उसे मनवा कर ही छोड़ता था। इसलिए अवनी को अच्छी तरह से मालूम था कि अब रोहन उसके कुछ भी कहने पर मानने वाला नहीं था। रोहन, आज शाम को जब आऊंगी तो तुम्हें पार्क ले चलूंगी, लेकिन अभी तुम प्लीज कावेरी अक्का को परेशान मत करो और खाना खाकर अपनी दवाइयां लेकर सो जाओ, जिससे शाम को पार्क जाने के लिए फ्रेश रहो। अवनी की बात से संतुष्ट होकर रोहन ने फोन रख दिया और उसने भी चैन की सांस ली। लेकिन अभी अपने मोबाइल को उसने टेबल पर रखा ही था कि तभी एक जाना पहचाना नंबर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा, जिसे देखकर उसकी जान सूख गई। नहीं, मैं ये फोन नहीं उठा सकती। अभी तक पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया, इसलिए अब मैं इनसे क्या कहूंगी। पर वो चाहे कितना भी इनकार कर लेती, घंटी तो लगातार बजती ही जा रही थी। इसीलिए हार कर उसने अपनी जिद छोड़ दी, क्योंकि इस नंबर को अवॉइड करने पर सिर्फ और सिर्फ उसी का नुकसान था। हेलो, अवनी की हकलाहट बता रही थी कि वो कितना घबराई हुई थी। हेलो अवनी, तुम अभी भी मेरी बात की सीरियसनेस समझ नहीं रही हो। कुछ भी करके तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसों का अरेंजमेंट करना ही होगा। आई नो कि तुम्हारे लिए 50 लाख काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन इस वक्त यही तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है। नहीं तो अगर कुछ नहीं हो पाया तो उसका अंजाम क्या होगा वो तो तुम्हें मालूम ही है ना। याद रखना कि देर होने पर तुम्हारे हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी सारे पैसे लेकर आपके सामने पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर अवनी ने फोन को टेबल पर पटक दिया और खुद सर पर हाथ रखकर बैठ गई। अब कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे, वो भी इतने कम वक्त में। हे भगवान, कुछ तो मदद करो मेरी। भगवान को याद करते हुए अवनी ने साहिल की तरफ एक आस के साथ देखा और फिर उसी उम्मीद में उसकी नफरत को याद करके एक बार फिर से पहले की तरह ही हताश होकर बैठ गई। तब तक घर जाने का टाइम भी होने लगा था। सबकी तरह वो भी अपनी आज की मजदूरी का खाता बंद करके अपने घर के लिए निकल गई, जबकि साहिल अभी भी नमन से बात करने में लगा हुआ था। लेकिन फोन रखने के बाद जैसे ही उसकी नजर अवनी की खाली चेयर की तरफ गई तो उसे वहां ना देखकर वो बेचैन होने लगा। ये अवनी कहाँ चली गई? बिना मेरी परमिशन के वो ऑफिस से जा कैसे सकती है? नहीं, इतनी आसानी से मैं उसे अपनी जेल से आजाद नहीं होने दूंगा। ये बड़बड़ाते हुए साहिल भी तेजी से बाहर की तरफ निकलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। चलो ड्राइवर। लेकिन ऑफिस से काफी दूर जाने के बाद रास्ते में एक पार्क में उसे अवनी नजर आ गई। एक मिनट ड्राइवर, यहीं रोको। वो पार्क में एक बच्चे के साथ बैठकर खेलने में लगी हुई थी। इस वक्त उसके खिलखिलाने की आवाज वहां हर तरफ गूंज रही थी। ओके ओके, हो गया बाबा, चलो अब मेरी बारी है। अवनी को इस तरह से हंसते और खुश होते देख साहिल का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। 10 साल हो गए मुझे खुद की मुस्कुराहट को महसूस किए हुए। मेरी दुनिया उजाड़ कर तुमने अपनी खुशियों का आशियाना बना तो लिया अवनी, लेकिन ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हारे इस घोंसले को कुछ ही दिनों के अंदर बर्बाद करके रख दूंगा। उस दिन मेरी ही हंसी की गूंज हर तरफ सुनाई देगी। और अपने इस फैसले को अमल में लाने के लिए साहिल ने शायद अपना अगला प्लान भी सोच लिया था। तभी तो वहां पर ज्यादा देर ना रुककर उसने ड्राइवर को कपाड़िया मेंशन चलने के लिए बोल दिया। घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने स्टडी रूम में पहुंचा तो वहां टेबल पर उसके लिए एक एनवेलप रखा हुआ था। ये तो किसी फंक्शन का इनविटेशन लग रहा है।
कहते हुए साहिल ने एनवेलप खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का गेट टुगेदर, और वो भी मुंबई में। लगता है कि आज तक इन लोगों को कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया, जो बेरोजगारी की वजह से इस तरह से फालतू में टाइम वेस्ट करने में लगे हैं। बकवास। इसके बाद साहिल ने उस इनविटेशन को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आने लगी। कम इन। साहिल की परमिशन मिलते ही कपाड़िया मेंशन का गार्डनर तिलक रामचंद्रन उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या बात है? मेरा नाम तिलक रामचंद्रन है साहब, और मैं यहाँ पर माली का काम करता हूँ। तो मेरी बेटी की शादी है साहब। तो अब आगे कुछ भी कहने में तिलक को हिचकिचाहट महसूस होने लगी, क्योंकि साहिल के लिए ये सारी बातें सिर्फ फिजूल का बहाना भर थीं। अगर हो सके तो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। घर में मेरे अलावा दौड़ने भागने वाला कोई नहीं है। क्यों? तुम्हें अपनी बेटी की शादी दौड़ दौड़ कर करनी है क्या? या फिर दूल्हा दुल्हन किसी मैराथन में भाग लेकर साथ फेरे लेंगे? या तुम्हें इस बात की गलतफहमी है कि सिर्फ तुम्हारे जाने भर से ही तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी? ये तुमने अच्छी बात बताई। अब मैं नेशनल टेलीविजन पर भी ये अनाउंस करवा देता हूँ कि जिसकी बेटी की शादी ना हो रही हो वो बस इधर से उधर भागना शुरू कर दे। बेटी की शादी अपने आप हो जाएगी। और ये नया फॉर्मूला मेरे गार्डनर तिलक रामचंद्रन ने निकाला है। साहिल की बातों के आगे तिलक से कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। तब साहिल ने अपनी सख्त आवाज में उससे कहा, अरे मिस्टर रामचंद्रन, होश में आओ। किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे इमोशंस पर नहीं बल्कि पैसों के जोर पर चलती है। तुम्हारी बेटी की शादी है तो तुम उसमें शामिल होकर क्या करोगे? बेटी की शादी में तुम्हारी नहीं बल्कि पैसों की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं नीना से बोल देता हूँ कि वो तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र करवा दे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पैसे नहीं बल्कि छुट्टी ही चाहिए तो फिर जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ लौट कर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी बेवकूफ़ को अपने यहाँ काम के लिए नहीं रख सकता। तिलक बेचारा अभी तक कुछ भी बोल नहीं पाया था, क्योंकि साहिल ने उसके कुछ भी कहने से पहले ही अपना फैसला सुनाकर उसे खामोश कर दिया। पर हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर भर चुके थे। साहिल कपाड़िया के लिए जिसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं थी। इसीलिए इसके बाद तिलक ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा और उसी तरह से चुपचाप वहां से निकल गया। उस घर में सभी साहिल के घमंडी और बदतमीज स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसीलिए सारी बात का पता चलते ही घर के सारे नौकर तिलक को ही समझाने लगे। कोई बात नहीं काका, तुम्हें तो पहले से ही सर का जवाब मालूम था, इसीलिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? एक तरह से देखा जाए तो तुम भले ही अपनी बेटी के साथ खड़े नहीं हो पा रहे, पर पैसे मिल जाने के बाद कम से कम उसकी शादी पहले से भी ज्यादा शानदार ढंग से हो जाएगी। क्योंकि सच बात तो यही है कि तुम कभी चाह कर भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते। और जहाँ तक उसकी शादी में शामिल होने की बात है तो तुम वीडियो कॉल के जरिए शादी की हर एक रस्म में भाग ले सकते हो। तिलक रामचंद्रन को अच्छी तरह से मालूम था कि इन शब्दों के साथ तसल्ली करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि कहने को तो साहिल ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया था, पर सब जानते थे कि साहिल कपाड़िया की नौकरी छोड़ने का मतलब ही भूखों मरना होता था। तिलक के दिल पर क्या बीत रही थी, साहिल ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके वहां से जाते ही उसने अवनी के रास्ते में कांटे बिछाने के लिए अपना अगला कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। जी सर, मुझे अपने ऑफिस के सारे स्टाफ का एड्रेस अभी तुरंत चाहिए तुषार। तुषार को साहिल की इस नई रिक्वायरमेंट का कारण समझ नहीं आया, पर सवाल जवाब करने के राइट्स तो पहले ही दिन उससे छीन लिए गए थे। हमेशा का रटा रटाया जवाब देकर उसने फोन रख दिया, पर उसे खुद से बात करने की तो मनाही नहीं थी। ये साहिल कपाड़िया मुझे इतनी सीक्रेटिव पर्सनालिटी क्यों लगने लगा है? इस आदमी ने बिजनेस करने के लिए ये कंपनी खरीदी है या फिर ऑफिस के लोगों की जासूसी करने के लिए? कल ये सबके मेल आईडी मांग रहा था, तो आज इसे सारे एम्प्लॉयज का एड्रेस चाहिए। समझ नहीं आता कि आखिर ये चाहता क्या है। पर तुषार ने अपनी ये सारी खुंदक सिर्फ अपने तक ही रहने दी, क्योंकि बड़बड़ाते हुए भी जल्दी से उसने साहिल का काम करके उसे सारी डिटेल मेल कर दी और साहिल ने सबसे पहले उसमें से अवनी का एड्रेस ढूंढना शुरू कर दिया। इसमें कहीं भी उसका एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं लिखा, लेकिन वो माहिम से ऑफिस आती है। कोई बात नहीं, तो अवनी देसाई, अब हमारी मुलाकात कल सुबह तुम्हारे ऑफिस आते वक्त माहिम के रास्ते पर ही होगी। अब साहिल अवनी के साथ क्या करने की सोच रहा था? अवनी को किस लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे?
होंगे इन सभी सवालों के जवाब। ये जानने के लिए आप सुनते रहिए ये नया फिल्मी ड्रामा जल्लाद, सिर्फ हमारे YouTube चैनल एंटो FM पर।